सो गाइस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ी कुछ कंपनीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें है आपकी इरेडा, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड, आइनॉक्स विंड और वारी एनर्जीज। सभी रिन्यूएबल एनर्जी में किसी ना किसी अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर कंपनी काम करती है। फॉर एग्जांपल कोई सोलर में है, कोई फाइनेंसिंग करती है, या फिर कोई कंपनी विंड एनर्जी में काम करती है। फॉर एग्जांपल सुज़लोन और आइनॉक्स विंड। अब इन सभी कंपनीज की अगर आप हेल्थ देखोगे, मतलब चार्ट की हेल्थ अगर आप यहाँ पर समझो, तो सब में आपको लगातार गिरावट देखने को मिली है। करेक्शन है एक लंबे टाइम के अंदर। अभी हम सब चीजों को समझेंगे यहाँ पर। लेकिन क्या होता है ना, मार्केट एक ऐसी चीज है कि ये आपको हर दिन अट्रैक्ट करता है कि भैया आ जाओ मेरे पास, एंट्री कर लो, एंट्री कर लो, मेरे पास आ जाओ, बहुत कुछ देने वाला हूं आप लोगों को, अभी से ही दे दूंगा, आज ही दे दूंगा, लिख करके ले लेना। मार्केट आपको इस तरह से लालच कई बार देता है, लेकिन इस लालच से बचने की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। ये वीडियो कुछ इस तरह से नहीं रहने वाला कि भैया आज सुज़लोन में क्या हुआ, या इरेडा में क्या हुआ, या वारी एनर्जीज में क्या हुआ, या आइनॉक्स में क्या हुआ। ये वीडियो एक प्रॉपर पाथवे होने वाला है कि हमें क्या क्या चीजें देखनी होती है मार्केट में, किसी भी कंपनी या किसी भी सेक्टर में एंट्री या एग्जिट करने से पहले। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। वीडियो के आखिर में कंक्लूजन होगा, तो प्लीज बहुत ध्यान से एंड तक इस वीडियो को देखना। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने 21% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए। अब आते हैं इरेडा। पिछले एक साल में इरेडा ने 23% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए। अब आते हैं वारी एनर्जीज। पिछले एक साल में इसने 12% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए। आइनॉक्स विंड 48% के नेगेटिव रिटर्न्स। इन सभी कंपनीज ने, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की सभी कंपनीज है, कोई फाइनेंसिंग से रिलेटेड काम करते, कोई सोलर तो कोई विंड एनर्जी, सभी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिया। अब ऐसा नहीं है कि इस पूरे सेक्टर की सभी कंपनीज ने नेगेटिव रिटर्न दिए। कई कंपनीज बढ़िया रिटर्न्स देकर के भी गई हैं। लेकिन मैंने चार कंपनी स्पेसिफिकली यहां पर क्यों चूज करी है? मैं और भी कंपनीज यहां पर चूज कर सकता हूं जिसने बढ़िया रिटर्न दिए हो। डेफिनेटली मेरे चैनल पर ऐसी भी कंपनीज अवेलेबल हैं इसी सेक्टर से रिलेटेड जिन्होंने बढ़िया रिटर्न दिए। आप जाकर के उनको जरूर देखना और एक छोटा सा ना कंपेरिजन करना कि ये चार कंपनीज और पर्टिकुलर कंपनी के अंदर क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इन द सेंस उसके चार्ट्स पे, उसके फाइनेंशियल्स यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट्स यानी कि नंबर्स के ऊपर। ऑलराइट, अब एक खबर पर आता है यहाँ पे। इंडिया नीड्स 10 गीगावाट एनुअल विंड एडिशंस टू मीट 2030 टारगेट, एग्जीक्यूशन बॉटलनेक यहां पर बना हुआ है। आपको एक चीज मालूम है कि विंड एनर्जी की जब हम बात करते हैं ना, तो आपको कई बार देखने को मिलता है कि भैया लैंड एक्विजिशन या फिर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, यहां पर एक बड़ा कंसर्न रहता है विंड एनर्जी सेक्टर को लेकर के। अब विंड एनर्जी सेक्टर को लेकर के या फिर सोलर एनर्जी की अगर आप बात करो, तो आप लोगों ने कई बार देखे होंगे भैया 2030 का ये टारगेट है, इतना कैपेसिटी अचीव करना है, 2047 इतना कैपेसिटी अचीव करना है, 2070 इतना कैपेसिटी अचीव करना है। 2024 में ये चीजें चलनी बहुत ज्यादा स्टार्ट हो चुकी थी और लोगों को ऐसा लगता था कि भैया अच्छा 2070, 2040, 2032, 2047 ऐसा होगा। तो इसका मतलब यह है कि तब तक रैली देखने को मिलेगी, यानी कि ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन देखने को मिला मार्केट के अंदर। और इस तरह के मिसकंसेप्शन से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मार्केट अगर आज आपको बढ़िया रिटर्न्स दे रहा तो जिंदगी भर देगा। मार्केट में आपको बहुत बड़े डाउनफॉल्स भी देखने को मिलता है। अब ये सभी चीजें आपको शायद बेकार लग रही हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इस वीडियो का कंक्लूजन देखोगे। तो ये जो 10 गीगावाट तक का एनुअल विंड एडिशन यहां पर बात करी जा रही है ना, ये एक तरह का बॉटल नेक है जिसको अचीव करना जरूरी है, ताकि जो फाइनल टारगेट्स है ना वो अचीव हो सके। यानी कि इन छोटे छोटे टारगेट्स में कुछ भी डिले आता है ना, तो वो एट द एंड पूरे सेक्टर के हेल्थ पर इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से कई बार आपको सेक्टर्स वीक होते देखने को मिलता है, जिनका इंपैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक्स पर पड़ता है, और वो भी वीक होते देखने को मिलते हैं। सिमिलर चीजें आपकी विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी से रिलेटेड है ये। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। मंडे के दिन सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने 6% तक का रिटर्न दिया। एक नई खबर आती है, बेसिकली ये एक नया रेगुलेशन यहां पर आया है, नया रेगुलेशन ऑर्डर यहां पर आया, जो कि बताता है कि अगर पावर प्रोड्यूसर जो कंपनीज है वो डिले करती हैं, ठीक है, डिले करती हैं, यानी कि उनको डिले होता है लैंड एक्वायर करने में या फिर अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में, तो उन्हें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? 1000 पर मेगावाट के हिसाब से पर डे उनको पे करना पड़ेगा, या फिर 3000 पर मेगावाट के हिसाब से उनको पर डे पे करना पड़ेगा अगर वो कमर्शियल ऑपरेशंस के अंदर है तो। अब ये जो नया रेगुलेशन आया ना, ये बेसिकली मदद करता है
विंड या पर सोलर एनर्जी। बेसिकली ये अपडेट स्पेसिफिकली देखती है विंड एनर्जी को। जैसे ही ये अपडेट आई सुजन एनर्जी लिमिटेड में 6% का मोमेंटम देखने को मिला। अब ये एक नया रेगुलेशन है जो कि अभी आया है। एक रेगुलेशन इसी तरीके का आपका आया था अक्टूबर 2025 में, और उस एक रेगुलेशन ने पूरा जो भी मैंने 4 कंपनीज आपके सामने इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, आइनॉक्स, सुज़लॉन, इरेडा, वारी एनर्जीज, इन सभी कंपनीज पर नेगेटिव इंपैक्ट दिया, और तब से ये सभी कंपनीज पर आपको गिरावट ज्यादा देखने को मिली। मेरे ख्याल में सीईआरसी का रेगुलेशन था, ठीक है, जो कि शायद से विंड प्रोड्यूसिंग कंपनीज और सोलर सभी सेक्टर कंपनीज के अंदर, मतलब पूरा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर एक अपडेट थी। मुझे वो स्पेसिफिकली अपडेट याद है, लेकिन डेफिनेटली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के उस अपडेट को जरूर डालूंगा, क्योंकि यहां पर इस वीडियो का मेन पर्पस ही यही है, सेक्टर को पूरी तरीके से समझना। ठीक है, ये अपडेट आपने देखी, ये अपडेट मदद करती है, बट फिर आप कहोगे अच्छा यार मदद करती है तो 6% का मोमेंटम दिया उसके बाद में फिर गिर गया, भैया ये क्या कहानी चलती है यहाँ पर। अब इस पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट आप आओ, ये अपडेट करती क्या है, यहां पर देखो, वाई दिस इज गुड फॉर सुज़लॉन एनर्जी या फिर बाकी कंपनीज के लिए। ये प्रिवेंट करता है ऑर्डर बुक कैंसिलेशन। आपको याद होगा 2025 अप्रैल के महीने में और मई के महीने में सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के कुछ ऑर्डर्स या फिर ऑर्डर ही कहेंगे कैंसल आउट हुए थे, और कुछ ऑर्डर्स आधे कर दिए गए थे क्योंकि भैया एग्जीक्यूशन डिले, तो प्रोजेक्ट्स काट दिए गए, ऑर्डर काट दिए गए कंपनीज की तरफ से जो सुज़लॉन को दिए गए थे, या फिर कंपनीज ने वो ऑर्डर आधे कर दिए कि भैया इतना ही दे दो, इतना मत देना, बाकी का आधे ही कर देते हैं हम। तो ये चीजें कंपनी के लिए खराब होती हैं। अब जो फी यहां पर लगाई जा रही है वो इसी ऑर्डर कैंसिलेशन को रोकने के लिए, उनको कर्ब करने के लिए लगाई जा रही है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन जितना ज्यादा डिले होता है उतना ही डिले फाइनल ऑर्डर को पब्लिश करने के अंदर होता है। बूस्ट डेवको बिजनेस मॉडल जो कि सुज़लॉन एनर्जी का 2.0 मॉडल है, एक्सेलरेट्स डिलेड ऑर्डर्स। ऑफ कोर्स ये पॉइंट हम लोगों ने इसके साथ में ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स यहां पर है। अब आते हैं इन कंपनीज के नंबर्स के ऊपर। अभी हम क्या बात कर रहे थे, रूल्स और रेगुलेशन की, एक जो अक्टूबर में आया, एक जो मंडे को आया है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक बता दे कि भैया खत्म कहानी, एक बता दे कि भैया चालू कहानी, अलग अलग चीजें यहां पर बता रही। यानी आपको एक चीज समझ में आ रही है कि इस पूरे सेक्टर के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए रूल्स और रेगुलेशन का चेंज होना या शिफ्ट होना कितना खराब हो सकता है और कितना बढ़िया भी जा सकता है। यानी एक स्टेबिलिटी की जरूरत चाहिए होती है यहाँ पे। अब ये सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के नंबर है। नंबर्स कंपनी के क्या बताते हैं, नंबर्स कंपनी की पूरी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताते हैं कि भैया कंपनी कितनी बढ़िया है। अब सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अगर आप नंबर्स देख रहे हो तो आपको नजर आ रहा है कि भैया नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, ऑल्दो जून क्वार्टर काफी ज्यादा बिगड़ा, लेकिन जो रिक्वायर्ड ग्रोथ होता है वो भी यहां पर लगातार गिरता चला जा रहा है। ये कुछ खराबियां हैं जो कंपनी के एग्जीक्यूशन या कंपनी के ऑर्डर बुक या कंपनी के प्रोजेक्ट्स, ऑर्डर बुक्स भले ही कंपनीज बहुत ज्यादा दिखाती है, कोई भी कंपनी हो, सुज़लॉन या एक्सवाईजी कोई भी कंपनी, अगर वो ऑर्डर बुक अच्छे दिखा रही है तो आपको ये भी देखना है कि वो ऑर्डर फाइनलाइज या फिर एग्जीक्यूट फाइनल उसका कब हो रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो सुज़लॉन की ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है, उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ का गिरना ये एक छोटा कंसर्न सुज़लॉन में बनता है। अब आपके दिमाग में और सवाल आएंगे कि भैया प्रमोटर होल्डिंग भी तो कम है भाई, वो भी तो देख जा करके। देखो यार, मेरे चैनल पर स्पेसिफिकली सुज़लॉन के अलग अलग वीडियोस अवेलेबल हैं, प्रमोटर होल्डिंग के रिगार्डिंग भी, पब्लिक होल्डिंग के रिगार्डिंग भी, एफआईएस डीआईएस के भी रिगार्डिंग भी। तो प्लीज जाकर के उनको देखना, क्योंकि आज की डेट में जितने भैया पब्लिक बैठी है, जब इस कंपनी ने रैली शुरू करी थी 2-4 रुपए से, तब इससे ज्यादा पब्लिक बैठी थी। और अगर तब आप पब्लिक और प्रमोटर का रेशियो देखोगे तब भैया पब्लिक बहुत ज्यादा थी, और अगर आज की डेट में आप पब्लिक और प्रमोटर का रेशियो देखोगे तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसको जरूर देख लेना, ठीक है, अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई सवाल है तो। बिल्कुल ऐसे ही कंपनी के आपको यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वो भी काफी अनसर्टेन होता देखने को मिलेगा, जैसे -6 ईयर ऑन ईयर बेसिस, -15, और डेफर्ड टैक्स भी अपना काम यहाँ पर करता चला गया है सुज़लॉन के अंदर। अब आइनॉक्स विंड पे आते हैं। आइनॉक्स विंड की भी यही कहानी रही है, अनसर्टेनिटी नंबर्स पर बहुत ज्यादा देखने को मिली, जैसे मार्च में -10% का रिवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, मार्जिन डिप कर रहे हैं 21% से 15 देन 13%, और प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का आपको इसी तरीके से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर -18, -54% पर जाता देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी और अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देती है किसी भी कंपनी पर। इस तरह की चीज जब भी होती है ना, आपको सबसे पहले
हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर एग्जिट करते देखने को मिलते हैं, यानी कि सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग इन रीजन से आती है। और लॉन्ग टर्म के अंदर अगर ये चीजें इसी तरह से प्रिवेल कर रही हैं, दैट मीन्स कि अभी आपको रुकना चाहिए। ये चीजें आपको इंडिकेट करती है नए रूल्स रेगुलेशन, मार्केट की सिचुएशन क्या है, सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, सेक्टर की कंपनीज में कैसा परफॉर्मेंस है, वो कंपनीज किस तरह के क्वार्टर रिजल्ट्स यानी कि बिजनेस दे रही हैं, ये बताते हैं कि अभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए या फिर भैया लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म डजंट मीन कि भैया बुरे से बुरे हालात में भी आप बैठे रहो, कई बार 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। आप रेलवेज को देख रहे हो भैया, सिचुएशन सही नहीं चल रही, इतने सारे क्वार्टर से खराब क्वार्टर चलते चले आ रहे हैं। अभी जून क्वार्टर थोड़ा अच्छा दिया है, तो 2 साल से लोग बैठे ही हुए लॉन्ग टर्म का लेकर के, नाम लेकर के। तो लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं कि भैया बैठे रहे और सब देखे जा रहा है भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि जब ये चीजें हमारे फेवर में आए तब हम उस पर्टिकुलर स्केनेरियो पर एंट्री करें, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म। आई होप ये सभी चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको धीरे धीरे आगे जा करके। अब आते हैं आपकी आइनॉक्स विंड पे। आइनॉक्स का मैंने आपको शायद बता ही दिया है, ये आइनॉक्स नहीं, ये इरेडा है, ठीक है। इरेडा पर आते हैं। इरेडा के भी मार्जिन पर बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है, 19% तक कंपनी के मार्जिन गिर चुके हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और ऑलमोस्ट हर क्वार्टर के साथ में कंपनी के मार्जिन ड्रॉप कर रहे हैं। जैसे यहां पर देखो 29% कंपनी का मार्जिन आ गया, 34 आ गया, तो और यहाँ पर 19% कंपनी का मार्जिन आ गया। तो मार्जिन भी कंपनी के यहाँ पर कमा रहे हैं इरेडा के अंदर। रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज जो कंपनी एक टाइम पर 35% के आसपास देती थी, वो एक एवरेज लो पर भी गिर चुके हैं। मतलब एक एवरेज था कंपनी का 25% रिवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर पे, और हाईएस्ट था 36-35%। लेकिन अब आज की डेट में कंपनी 15% के लोएस्ट रिवेन्यू ग्रोथ पर गिर रही है। तो ये भी बहुत ज्यादा चीजें अनस्टेबल यहां पर करती हैं। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का वो भी काफी अनस्टेबल है। जैसा भी 37% कंपनी ने बढ़िया दे दिया, तो पिछले क्वार्टर के अंदर 2% माइनस के अंदर था। तो इतनी सारी अनस्टेबिलिटी, जिसके बाद में अनसर्टेनिटी भी क्रिएट होती है। और मैंने आपको 2025 का नया रूल तो बता ही दिया था, सीईआरसी वाला, प्लीज जाकर के उसको जरूर देखना, ठीक है। क्योंकि ये 2025 में अक्टूबर में जो आया था ना नया रूल, ये सिर्फ बोल देना 2 वर्ड्स के अंदर बहुत आसान है, लेकिन इसने बहुत चीजें बिगाड़ी भी थी। प्लीज जाकर के जरूर देखना। अब आते हैं आपकी लास्ट कंपनी वारी एनर्जीज। वारी एनर्जीज में भी नंबर्स थोड़े से टेढ़े मेढ़े ही देखने को मिले, जिसे 79% का रिवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर्स कंपनी के कम हुए। जो मार्जिन है वो भी कंपनी के ओपीएम मार्जिन भी यहाँ पर कम हुए, और प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज भी कंपनी का पिछले कुछ क्वार्टर्स में लगातार गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। जैसे यहाँ पर 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, बस इतना ही, ठीक है। तो ये सब चीजें कंपनी के कंपनीज में अनसर्टेनिटीज जो है शो करती हैं। और अब हम आते हैं इसके कंक्लूजन पर, ठीक है। इस वीडियो के कंक्लूजन पर आते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। ये वीडियो हम लोगों ने लिया है सेक्टर एज अ होल, ठीक है। आपको एक चीज पता है कि मार्केट अनसर्टेन ऐसा नहीं है कि हर साल या हर महीने या हमेशा ही अनसर्टेन रहता है मार्केट, ऐसा नहीं है। मार्केट अलग अलग फैक्टर्स पर रिएक्ट करता है। जैसा हमने यहाँ पर नए रूल्स और रेगुलेशन देखे, ठीक है। कोई नया रूल रेगुलेशन किस सेक्टर को लेकर के आ गया, तो वहां पर उस सेक्टर से रिलेटेड अनसर्टेनिटी। यहाँ पर ग्लोबल स्केनेरियो ऐसा कुछ क्रिएट हो गया, तो वहां अनसर्टेनिटी है। यहाँ पर कोई नए मॉनेटरी पॉलिसीज आ गए, तो वहां अनसर्टेनिटी है। क्योंकि नए मॉनेटरी पॉलिसीज क्या कर सकती हैं, ये इरेडा जो कि आपकी फाइनेंसिंग कंपनी है, नए इंटरेस्ट लेकर के आ सकती है, जो कि इंपैक्ट करती है इरेडा पर डायरेक्टली। कंपनी के लोन्स, कंपनी के रीफाइनेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट करती है ना। तो इतनी सारी चीजें जो है, कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस से रिगार्डिंग सेक्टर के अंदर क्या न्यूज चल रही है, कहीं सेक्टर के अंदर बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ खराब चीजें तो नहीं आ रही है, कंपनी का ग्रोथ कैसा है, इन सब चीजों को हमें देखना होता है किसी भी कंपनी के अंदर एंट्री करने से पहले, कि एक पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर सेक्टर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कैसा होने वाला है। जैसा अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, नंबर्स आपने देखे इतने बढ़िया नहीं दिख रहे, स्टेबल नहीं है नंबर्स, तो अभी थोड़ा सा वेट करें हम, सही स्ट्रैटेजी रहेगी ना, ये वेट करना सही स्ट्रैटेजी रहेगी। नेक्स्ट आपका आता है ग्लोबल सिचुएशन सही नहीं है, मार्केट इतना बढ़िया नहीं चल रहा, तो मतलब कि भैया वेट करना चाहिए। ऑयल प्राइसेस के अंदर, क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर वॉलेटिलिटी कभी बढ़ जाता है, कभी गिरावट आ रही है ना। कभी मार्केट इस वजह से बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, मार्केट वापस से गिरता चला जा रहा है। तो इतनी सारी अनसर्टेनिटी, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अभी जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, हमको अभी वेट करना चाहिए, ठीक है। वैसे ये सभी चीजें जो मैंने आपको इस वीडियो में अभी तक बताई है ना, ये स्पेसिफिकली बननी चाहिए थी एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में, लाइक सेक्टर रोटेशन करके यहाँ पर बननी चाहिए थी, या फिर मार्केट सिचुएशन करके बना सकते थे। लेकिन मेरा चैनल काम इसी तरीके से करता है कि अगर आप मैं इस तरह का टॉपिक रखूंगा ना कि भैया
सेक्टर रोटेशन, तो हार्डली आप में से 10-12 लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, मेरे खुद के सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने स्पेसिफिकली इसका नाम रखा कंपनीज के साथ में, टाइटल यही रखा कंपनीज के नाम के साथ, ताकि आपसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और आप इन सब चीजों को सही तरीके से एक्यूमुलेट कर पाओ। क्योंकि एक्यूमुलेशन ये नहीं है कि भैया खरीद लिया तो एवरेज कर रहे हैं और एक्यूमुलेट करते चले जा रहे हैं, ठीक है। शेयर सिर्फ एक्यूमुलेशन नहीं होता, इन सभी चीजों को न्यूज, सेक्टर, मार्केट, ग्लोबल सिचुएशन, कंपनी का बिजनेस ग्रोथ परसेंटेज और नए रूल्स और रेगुलेशन, इनको एक्यूमुलेशन करना ज्यादा जरूरी है रादर देन कि भैया शेयर को एक्यूमुलेट करे चले जा रहे हैं। कुछ नया जानने को मिला और सब्सक्राइब करना मिलता अगले वीडियो में।